डेज़लिंग दमन की जगमगाहट आपकी तालियों की गूंज में भी सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच पधार रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी। आइए तालियों की जोरदार गूंज के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं दमन की धरती पर पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी। साथ ही पधारे हैं यहाँ के लोकप्रिय माननीय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी, माननीय सांसद श्री लालू भाई पटेल और सभी महानुभाव। आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के आर्थिक विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे हमारे उद्यमियों की प्रगति की नई गति यानी उन्नति इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 इस भव्य और अभूतपूर्व एग्जीबिशन के शुभारंभ समारोह में उपस्थित आप सभी का प्रशासन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे लिए अत्यंत आनंद और गौरव की बात है कि इस भव्य एक्सपो का शुभारंभ कराने हेतु हमारे बीच पधारे हैं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी। आपका दमन की धरती पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी का, दमन और दीव के माननीय सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल जी का तथा मंचासीन सभी महानुभावों का और आप सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत। बुनाई से लेकर दवाई तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, ऊन से लेकर ऊर्जा तक, मशीन से लेकर वैक्सीन तक, फोन से लेकर ड्रोन तक, सभी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भारत के औद्योगिक विकास में अपना मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स, परम आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, दमन एवं दीव के सांसद श्री लालू भाई पटेल जी, यहाँ पे उपस्थित सिलवासा के म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री राकेश चौहान जी, दमन के म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनल बेन जी, सिलवासा डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट श्रीमती निशा बावसर जी, दमन के डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट श्री नवीन पटेल जी, दीव के डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट श्रीमती अमृता बाबनिया जी, माननीय प्रशासक के सलाहकार श्री ए के सिंह सर, श्री डी ए सत्या सर, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, संघ प्रदेश के उद्योगों के प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन एंड सीईओस, उद्योगों के से जुड़े श्रमिक भाई बहनों, गणमान्य नागरिकों एवं मीडिया के साथियों, आज इस उन्नति कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। संघ प्रदेश के लिए यह बहुत खुशी का क्षण है कि आज हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय पधारे हुए हैं। मंत्री जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में ही हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम सभी आपको आभारी हैं। महोदय, उद्योग और श्रमिक इस संघ प्रदेश की दो आंखें हैं। माननीय प्रशासक महोदय के प्रभावी मार्गदर्शन, इसके साथ ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन कम सेल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। Sir, we are extremely honored to welcome you as the chief guest of the day. First of all, I, on behalf of the UT administration of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, express our profound gratitude to you for having accepted our invitation to preside over this function, sir. Having donned the hat of Union Minister in more than a half a dozen ministries,
In your distinguished political career of more than 35 years, your contagious enthusiasm, in-depth domain knowledge, industriousness, and path-making reforms in the ministries you have headed have not only steered the business development of the country, but also enabled the nation to scale new heights in export growth. The transformational changes seen in the ministries of power, coal, and renewable energy under your leadership, the fast tracking of electrification of 18,000 villages in some of the remotest and inaccessible parts of the country, and the success of the Ujala scheme, which is very, very close to your heart, the world's largest LED public distribution program, which was undertaken under your leadership, owing to your passion and enthusiasm, is very, very inspiring, sir. A very warm welcome to you, sir. Sir, in this exhibition comes sale, which is the first of its kind in the history of the territory of DNH and DD, and it is the brainchild of none other than our Honorable Administrator, sir. Sir, this expo is planned for a period of 9 days starting from today. It's organized to exhibit the industrial products which otherwise have low visibility, as well as to sell them at discounted prices to the public at large. Even the people of the territory are unaware of the production of many of these products in the territory. Sir, the development of this small union territory of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu in the past 5.5 years, and the landmark achievements which are evident and right before our eyes seem miraculous and unbelievable. In these 5.5 years, the territory has bagged more than 90 awards. The UT administration has bagged more than 90 awards and recognitions. And it is a testimony to the colossal and the holistic development of the territory which has been undertaken under the leadership of Honorable Administrator, sir. Sir, this glorious era in the annals of the development of the UT was ushered in under the exemplary stewardship of a visionary leader, or Honorable Administrator, sir. So these phenomenal changes, the developmental changes, are attributed to his strong leadership, his prudent foresight, strategic planning, followed by relentless implementation and an indomitable pursuit of excellence and perfection. Your erudition and passion for civil engineering has enabled this territory to witness some of the magnificent engineering structures that has changed the landscape of the territory forever. Administrator, sir, it is our proud privilege to have you with us, sir, and a very warm welcome to you, sir. As the saying goes, no one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Rightly so, we have a great team here which has moved and worked together assiduously towards a common goal. I extend a cordial welcome to all the respected seniors and all the dear colleagues, staff and officials of the UT administration, the team DNH and DD. I extend a warm welcome to all the elected representatives present on the dais and off the dais. I tender a very hearty welcome to all the prominent industrialists, entrepreneurs, and executives from various industries who have joined us today. We're very happy to have you here today. Your hard work has not only made your personal ventures successful, but also made our territory to grow. With your growth, the territory has grown, and it has made the districts of Daman and Silvassa a hub of industries with more than 7,100 units with an annual turnover of around 1,65,000 crores. A very small UT becoming an industrial hub with 7,100 units with a turnover of 1,65,000 crores is no less than a miracle, providing employment to more than 2 lakh laborers. It is unimaginable that a territory as small as our UT with an area of 603 square kilometers, which is only slightly bigger than Chandigarh, Puducherry and Lakshadweep, the only 3 territories which are smaller than our territory, houses more than 750 export units and export products
to the tune of 25,000 crores to the countries of the world. That is almost $3.26 billion every year is the export value that is being done from this territory. In a recent function presided over by none other than by our Honorable Minister, the industrialists of the territory bagged more than 15 awards, which is a testimony to the ever-growing exports of the territory. Sir, in the last 6 years, under the leadership of Administrator Sir, the Department of Industries and Labour were given renewed focus. Expansive industrial development with labour welfare are our priorities. The rising GST and VAT revenues to the tune of 4,200 crores and the increase in income tax revenues as less than 58 crores in the year 2016 to 205 crores right now in the current year are the stronger points towards an expanding industrial base. The rising power demand from as low as 700 megawatts in the year 2015 to 825 megawatts right now also supplements this thing. The UT has also attracted sizable new investments in the last 5 years due to a conducive business climate and a supportive administration. The ever-expanding industrial base has proven to be a bolster to the economy of the territory. There has been a focus on the ease of doing business with the aim of providing conducive business environment by simplifying regulations. Sir, the DNH and DD territory has improved its ranking from 33rd rank in the year 2015 to 18th rank in the year 2019-20 in the BIRP ranking released by the Government of India, and which we are striving very hard to improve these rankings in the years to come. Bracing up of the industrial infrastructure in the government industrial estates, reduction of the regulatory compliances, facilitation of the industries for selling of scrap material at better prices in a transparent manner, operationalization of single window systems, establishment of industrial facilitation centers are some of the new initiatives of the Department of Industries, which aims to propel and promote the territory as a preferred industrial destination, business destination. Sir, as we stand here today with the pandemic still lingering, I, as someone who is serving in the health department, ponder over the extraordinary support rendered by all of you, all the industrialists, the entrepreneurs, and all the industrial units which are present here during these testing and unprecedented times. Whatever we asked, in many cases, even when not asked, you all extended your unswerving support. We sincerely recognize and appreciate your efforts at this juncture. I also heartily welcome the friends from the media, other guests who are present here. Ladies and gentlemen, we treasure your presence. With these few words, I once again sincerely welcome our chief guest of the day, Honorable Union Minister of Trade and Commerce, Honorable Administrator Sir, other dignitaries present on the dais and off the dais for this grand inaugural function. Thank you. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच मैडम। और अब दमन की धरती पर पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी का हम विधिवत रूप से स्वागत सम्मान करेंगे। सबसे पहले विनती करते हैं दादरा नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप संघ प्रदेश के माननीय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी से कि आप माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार श्रीमान पीयूष गोयल जी का स्वागत अभिवादन करें। स्नेह के धागे से बुनी हुई ये शॉल और यहाँ की संस्कृति की धरोहर के समान ये आदिवासी प्रतिकृति, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम निवेदन करते हैं दमन और दीव के माननीय सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल से कि आप भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें।
धन्यवाद। विनती करते हैं दमन जिला पंचायत के प्रमुख श्री पटेल नवीन कुमार रमणलाल से कि आप भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। विनती करते हैं दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती निशा सुनील बवार से कि आप माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी का स्वागत सत्कार करें। विनती करते हैं दीव जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती बामणिया अमृताबेन अमृतलाल से कि आप भी माननीय मंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। दमन म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रमुख श्रीमती सोनल ईश्वरलाल पटेल से विनती करते हैं कि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। विनती करते हैं सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री राकेश सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। यहाँ की संस्कृति की पहचान ऐसे वारली पेंटिंग और स्मृति चिन्ह के साथ बड़े आदर और उत्साह के साथ माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब आमंत्रित करते हैं श्री राकेश सिंह चौहान से। श्री राकेश सिंह चौहान सिलवासा म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट, वे स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी का। आज समस्त संघ प्रदेश आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। हम दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले श्री संजीव कपूर, श्री अजीत यादव और श्री अतुल शाह मंच पर पधारे। श्री संजीव कपूर, प्रेसिडेंट सिलवासा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, श्री अजीत यादव, प्रेसिडेंट दादरा एंड नगर हवेली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, एंड श्री अतुल शाह, प्रेसिडेंट सीमा। अब आमंत्रित करते हैं श्री पवन अग्रवाल, प्रेसिडेंट दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आपसे निवेदन करते हैं कृपया मंच पर पधारें और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिवादन करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री आलोक मुंद्रा और श्री महेश चौहान जी को। श्री आलोक मुंद्रा, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन दादरा एंड नगर हवेली, और श्री महेश चौहान, प्रेसिडेंट बिल्डर एसोसिएशन दादरा एंड नगर हवेली। माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आदर और स्नेह प्रकट कर रहे हैं सब कोई। अब आमंत्रित करते हैं श्री राहुल वर्मा जी को, प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिलवासा। श्री राहुल वर्मा जी पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी का। अब आमंत्रित करते हैं श्री प्रशांत जगदात, वाइस प्रेसिडेंट बिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत। श्री सुरेंद्र जीवराज का आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। श्री सुरेंद्र जीवराज का, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन। तत्पश्चात वेदांता लिमिटेड के सीईओ श्री अनूप देव। श्री अनूप देव, वेदांता लिमिटेड के सीईओ। श्री प्रकाश राउत, सीनियर जनरल मैनेजर नीलकमल प्लास्टिक लिमिटेड। श्री प्रकाश राउत। अजय जयसिंघानी,
डायरेक्टर पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड श्री अजय जयसिंघानी जी से निवेदन करते हैं मंच पर पधारे स्वागत करने हेतु। तत्पश्चात श्री राजेश नंदवाणी डायरेक्टर एंकर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, तत्पश्चात अंशु राय जनरल मैनेजर अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, श्री संजीव। प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रदेश के औद्योगिक विकास की गाथा अनोखी है। विदेशी शासन से मुक्ति के समय एक भी संगठित औद्योगिक इकाई नहीं थी। सबसे पहला प्रयास वर्ष 1965 में दानुद्योग सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। सरकार ने पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए सेंट्रल आउटराइट सब्सिडी स्कीम 1971 लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर कई छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई। इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस 1990 के दशक में आए आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में करों में छूट, बिजली की न्यूनतम दरें एवं उसकी निर्बाध आपूर्ति, पर्याप्त संख्या में श्रमिक बल, लचीले कानून, सहयोगी प्रशासनिक तंत्र तथा बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराए और आज इस प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ का निवेश कर 7100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां और 90 से अधिक इंडस्ट्रियल एस्टेट कार्यरत हैं, जिससे 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों के दौरान लगभग $150 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हुआ है। पॉलिएस्टर एवं सूती धागे, प्लास्टिसाइजर्स, पैकेजिंग, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और मार्बल टाइल्स आदि इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं। भारत का 28% प्लास्टिक तथा 80% पॉलिएस्टर यार्न यहाँ उत्पादित होता है। देश के क्षेत्रफल के मात्र 0.018% का एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद योगदान महत्वपूर्ण है। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है और सब्सिडी के रूप में 45 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यही नहीं, इस प्रदेश में बिजली की दरें पूरे देश में न्यूनतम है। वेब पोर्टल असिस्टेंट, सुगमता पोर्टल, जिस पर स्थानीय क्रेता विक्रेता आसानी से अपने स्क्रैप एवं मशीनरी आदि की खरीद बेच कर सकते हैं। उद्योगों की स्थापना एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में औद्योगिक उत्पादों के व्यापार हेतु ऑनलाइन परिवहन सुविधा पोर्टल भी आरंभ किया गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सिस्टम पोर्टल पर अपलोड किया गया है। एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इतने सारे उद्योग होने के बावजूद प्रदेश में पर्यावरण और वन संरक्षण का समुचित ध्यान रखते हुए यहाँ के वायु गुणवत्ता सूचकांक को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखा गया है और हाल के वर्षों में वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। लेबर वेलफेयर असिस्टेंस, श्रमिकों के प्रति प्रशासन काफी संवेदनशील है और श्रमिकों के कल्याण के बिना औद्योगिक विकास अधूरा है। इसलिए निर्माण कामगारों को मात्र 5 रुपए में एवं औद्योगिक श्रमिकों को केवल 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्रम योगी प्रसाद योजना, किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए स्पर्श योजना, उनके बच्चों की देखभाल हेतु क्रैश खिलता बचपन तथा स्वास्थ्य के लिए श्रम योगी स्वास्थ्य सेवा आरंभ की गई है। प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि लॉकडाउन के दौरान घर जाने के लिए 90,000 मजदूरों ने पंजीकृत किया, लेकिन उनमें से केवल 40,000 मजदूर ही अपने घरों को गए और वे भी जल्दी ही अपना काम शुरू करने के लिए पुनः लौट आए। कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, कोविड-19 की पहली लहर में यहाँ के उद्योगों ने पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स एवं ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की। यही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर में भी
यहाँ के उद्योगों ने बेहद महत्वपूर्ण इंजेक्शन, रेमडेसिविर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों का उत्पादन करते हुए उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रशासन और उद्योगों ने हमेशा सामान्य समय में भी विकासात्मक पहल को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम किया है और इससे भी अधिक महामारी के समय में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उद्योग एवं औद्योगिक श्रमिक प्रशासन की दो आंखें हैं और इनका चहुमुखी विकास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से तथा माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कुशल नेतृत्व एवं 250 बच्चे लाभ उठा रहे हैं। वर्ष 2022-23 के लिए 4 शिशु गृह प्रस्तावित है। श्रमिकों को स्पर्श योजना के तहत OIDC हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कुल 230 श्रमिकों को आवास उपलब्ध किया गया है, जिसमें प्रति लाभार्थी 300 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल पर 72,304 श्रमिकों को पंजीकरण किया गया है एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत अधिकतर लाभार्थियों का नामांकन कर लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल्याण दिवस के अवसर पर 3,000 श्रमिकों को अनाज की किट और 500 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर 2017 और 2018 में उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े श्रमिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया एवं उद्योग धंधों का विस्तार और प्रसार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति का अमल किया जा रहा है। इसी क्रम में निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को विविध सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ मिलने के लिए आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया आसान हो और विविध योजनाओं का प्रचार और प्रसार हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते श्रमिक कल्याण एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का लोकार्पण आज के पावन अवसर पर वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और टेक्सटाइल विभाग के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। श्रमिक कल्याण एंड्रॉइड मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल द्वारा संपूर्ण कार्य प्रणाली को पेपरलेस करके डिजिटलाइज्ड कर दी गई है। श्रमिक कल्याण ऐप और वेब पोर्टल द्वारा निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए लागू की गई सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। श्रमिक कल्याण का वेब पोर्टल हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों भाषा में उपलब्ध है। वेब पोर्टल उपयोग करने में आसान और यूजर फ्रेंडली है। श्रमिक कल्याण ऐप से अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग द्वारा कार्यालय के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर भी निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को विविध योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए श्रमिक कल्याण वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक कल्याण एंड्रॉइड मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के कारण निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को मिलने वाले विविध योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आसानी होगी, जिससे समय और वित्त की बचत होगी। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव प्रशासन प्रगति के साथ साथ सामाजिक योजनाओं को लागू कर श्रमिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कटिबद्ध है। और अब समय है श्रमिक कल्याण अंतर्गत विविध योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरण करने का। विनती करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से
कि आप अपने करकमलों से लाभार्थियों को लाभ वितरण करें और मंच पर आमंत्रित करते हैं लाभार्थियों को। सबसे पहले पटेल नवीन भाई जयराम भाई। आवास निर्माण के हेतु उनको 75,000 की राशि का चेक आज प्राप्त हो रहा है। अमित कुमार ओझा, अमित कुमार ओझा और निकिता बेन ओझा, जिनको गंभीर बीमारी के लिए 65,000 की राशि का चेक आज मिल रहा है। अर्जुन पारधी, सामाजिक सहाय के तौर पर 51,000 रुपये की राशि का चेक आज अर्जुन पारगी को मिल रहा है। मंच पर पधारें। तत्पश्चात भोया संजय भाई सीताराम भाई, भोया संजय भाई सीताराम भाई, रुपये 35,000 का चेक सामाजिक सहाय योजना के अंतर्गत। कालीबेन भूरिया, प्रसूति सहाय के लिए उन्हें 30,000 रुपये का चेक आज प्राप्त हो रहा है। कालीबेन भूरिया। तत्पश्चात पटेल चंद्रकांत दुर्लभ भाई, पटेल चंद्रकांत दुर्लभ भाई, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सहाय के रूप में 18,000 रुपये का चेक आज प्राप्त कर रहे हैं। वनराज बुधिया पटेल, स्वास्थ्य सहाय के लिए 10,000 रुपये की सहाय आज मिल रही है। आज प्रतीकात्मक रूप से इस मंच पर से कुछ लाभार्थियों को सहाय वितरित की जा रही है। तत्पश्चात अजय कुमार यादव, जिनको साधन खरीदी की सहाय के रूप में 10,000 रुपये का चेक आज प्राप्त हो रहा है। सभी लाभार्थियों को अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंच का। माननीय प्रशासक महोदय के कुशल नेतृत्व में संघ प्रदेश में उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी तथा उत्पादन व निवेश में बढ़ोतरी के लिए प्रशासन ने अनेक नई पहल की है। समय है संघ प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बनाई गई नई निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के लॉन्चिंग का। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 को लॉन्च करें। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव विकास एवं समृद्धि की ऊंचाइयां छू रहा है। संघ प्रदेश प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने तथा माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के कुशल, ऊर्जावान एवं प्रभावी नेतृत्व में संघ प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। संघ प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमईज तथा टेक्सटाइल सेक्टर के विकास को सक्रिय समर्थन देते हुए 2015 में निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिसमें अब तक लगभग 45 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किए जा चुके हैं। आईपीएस 2015 में शामिल 10 योजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए हम एमएसएमई सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर, हस्तशिल्प कारीगरों और कुटीर उद्योगों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली 26 योजनाओं के साथ निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू कर रहे हैं। संघ प्रदेश प्रशासन प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश में बढ़ोतरी करने में एमएसएमई की भूमिका से बखूबी परिचित है। इसलिए पूंजी निवेश सब्सिडी को 25 लाख से बढ़ाकर अधिकतम 45 लाख, सेक्टर के अनुसार 50% से 70% तक क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता, पेटेंट पंजीकरण और व्यापार चिन्ह पंजीकरण, जीरो इफेक्ट एवं जीरो डिफेक्ट प्रमाणन के लिए सहायता,
बिजली और पानी की खपत में बचत के लिए सहायता, उभरते उद्यमियों और मौजूदा उद्यमों के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास सहायता, एसएमई एक्सचेंज के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए सहायता जैसी 14 योजनाएं तैयार की गई हैं। जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए निर्यात मूल्य इंसेंटिव को दोगुना किया जाएगा और एमएसएमई को मुफ्त ऑन बोर्ड व्यय प्रतिपूर्ति दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण तथा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई की पहुंच में बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई को भर्ती इंसेंटिव दिया जाएगा। एमएसएमई के टर्नओवर में वृद्धि, निर्यात में बढ़ोतरी, रोजगार में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए समुचित रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है। इससे वे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और अधिक प्रेरित एवं प्रोत्साहित होंगे। संघ प्रदेश प्रशासन देश के 80% पॉलिएस्टर यान का उत्पादन करने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को भरपूर सम्मान देता है तथा बाजार में अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है, जिसके लिए प्रशासन क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगा तथा निर्यात उन्मुखकालीन उद्योग को अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। मेक इन इंडिया तथा वोकल फॉर लोकल की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के औद्योगिक भविष्य के अनुरूप 12 थ्रस्ट सेक्टरों की पहचान की गई है। फर्नीचर उद्योग को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, शोरूम स्थापना हेतु सहायता, किराया प्रतिपूर्ति तथा बिजली दर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। मार्बल, आईटी एवं आईटीईएस, इलेक्ट्रिक वाहन एवं स्पेयर पार्ट्स, खिलौने एवं सेमीकंडक्टर उद्योग क्षेत्र, चिकित्सा उपकरण तथा सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान एवं आयुष उत्पाद निर्माण इकाइयों के लिए ब्याज सब्सिडी और पूंजीगत सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए ब्याज सब्सिडी, समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों तथा औद्योगिक पार्कों में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उद्योग संघों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए स्टैंप शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु सभी उद्योगों की सहायता के लिए सामान्य योजना, औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सहायता तथा पर्यावरण संरक्षण संरचना सब्सिडी प्रदान की जाएगी। संघ प्रदेश प्रशासन समावेशी विकास तथा सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को साकार करने के लिए तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास एवं जनजातीय कारीगरों की आय में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। प्रशासन द्वारा सभी हस्तशिल्प कारीगरों और कुटीर उद्योगों को सहायता तथा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस समुदायों को फेरी वाले, सब्जी विक्रेता, बढ़ईगिरी आदि जैसे 27 व्यवसायों के लिए औजार एवं उपकरण प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के कर कमलों से, माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन के साथ ये निवेश प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है। निश्चित रूप से इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के सभी निवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, समृद्धि में बढ़ोतरी होगी तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यह योजना मानव विकास सूचकांक को सुधारने और राष्ट्र के समग्र विकास में अपना अहम योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विनती करते हैं सभी मंचासीन महानुभावों से कि आप इस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 की फिजिकल कॉपी यानी पुस्तिका का अनावरण करें। धन्यवाद। अपनी मेहनत, निष्ठा,
अनूठी सोच और समय के साथ आधुनिकीकरण अपना रहे संघ प्रदेश के उद्यमियों ने अपनी क्षमता का परिचय देश व दुनिया को दिलाया है। आमंत्रित करते हैं दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख श्रीमान पवन अग्रवाल को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मंच पर पधारें। मंच पर आसीन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल साहब, मैं कह सकूं तो अगर कहूं कि दमन के मॉडर्न आर्किटेक्ट, दमन को जो विकास की एक नई आयाम दिया, हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल साहब, इस दमन और दीव के लोक लाडले सांसद श्री लालू भाई जी, हमारे अधिकारीगण, प्रेस मीडिया और दमन के और सिलवासा के उद्योगपति और आसपास के भी उद्योगों के संगठन के प्रतिनिधिगण, कुछ ही साल पहले माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का दमन आगमन हुआ था। उन्होंने दमन को एक मिनी भारत कहा था। उन्होंने ये कहा कि दमन एक ऐसा जगह है जहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाका माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने ऐसा किया है, ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल तैयार किया है जिसमें यहाँ के उद्योग फल फूल रहे हैं और अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं। और आपने इस विकास के खाका में, इस उन्नति में कोई ऐसा छूट न जाए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि समाज के आखिरी तबके का, आखिरी व्यक्ति को भी विकास का उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आपने मजदूरों को, हमारे श्रमिकों को, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे, उनको साथ में क्लब करके रखा, उनको कनेक्ट करके रखा होगा। अगर किसी ने भी रिंगनवाड़ा की अगर स्पर्श योजना की वो बिल्डिंग देखी है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसा 2 BHK का फ्लैट तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलता, जो हमारे स्पर्श योजना के अंदर हमारे प्रशासनिक द्वारा माननीय प्रशासक महोदय की दूर की सोच, एक उसको मैं कह सकता हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उद्योगपतियों के लिए आपने रेड कारपेट लगाया है। आज मैं देश के लगभग तमाम उद्योग इंडस्ट्रियल स्टेट में मैंने घूमा हुआ है, जहां पर मैं कह सकता हूं आज हमारे दमन में जो महिला सुरक्षा है वो नंबर 1 है। आपने उसको इतनी प्रायोरिटी दे रखी है, इतनी उसको ऊपर की प्रायोरिटी है कि आज 9 बजे भी अगर कोई लेडीज़ वर्कर स्कूटी से या पैदल जाती है तो अपने उसके अंदर कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं जागृत होती है। ये आपके प्रशासनिक क्षमता का ही एक बहुत बड़ा द्योतक है। मैं आपकी मन से इस बात को जिक्र करने की बहुत दिनों से सोच रहा था। माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमारे प्रदेश को 15 एक्सपोर्ट अवार्ड मिले आपके हाथों से ही मुंबई में। मैं स्वयं भी वहाँ मौजूद था। ये हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और प्रधानमंत्री जी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जो उनका सपना है उसको आगे ले जाने की एक कड़ी में हमारा और एक कदम है। हमारे प्रदेश में, संघ प्रदेश में दमन और सिलवासा में औद्योगिक विस्तार का बहुत बड़ा एक पैमाना, औद्योगिक क्रांति आप कह सकते आई है। लेकिन कुछ वर्ष ऐसे भी निकले पिछले 6-7 साल पहले, जब यहाँ के उद्योग एक पैर बाहर भी रखने लगे। उनको शायद यहाँ पर असुरक्षा की भावना नजर आने लगी और कुछ ऐसे एलिमेंट आने लगे जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि इस प्रदेश से एक कदम बाहर रखें और कुछ निवेश हम दूसरे प्रदेशों में भी कर सकें हम। इसी ये ईश्वर कृपा है कि माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के रूप में हमारे दमन में एक ऐसा प्रशासक मिला जिन्होंने माइक्रो लेवल पर, नीचे लेवल पर उस चीज़ को पता किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उद्योगपतियों को दिक्कत आ रही है। आपको बताता हूं कि मैं आज इस मंच के माध्यम से कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे कि जिन पर हम उद्योगपति भी बात नहीं करते थे। हम तो ये कहते थे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो इसी तरह रहने वाला है, हमें अगर यहाँ रहना है और उद्योग चलाना है तो इसे सामंजस्य बैठा के ही चलना पड़ेगा। स्क्रैप की पॉलिसी थी, ईज ऑफ स्क्रैप की पॉलिसी थी, इसके अलावा ई परिवहन की सुविधा की थी जो आपने ऑनलाइन किया, इसके अलावा जो
ये सिक्योरिटी के लोगों की समस्याएं थी, जो अनऑर्गेनाइज सिक्योरिटी हमारे, आपने उसको ऑनलाइन किया। एक ऐसा चैलेंजिंग काम आपने लिया कि उद्योगपतियों में उसकी अंदर अंदर एक हर्ष व्याप्त हो गई, और आज आपको अंदर से लोग शुभकामनाएं देते हैं। और मैं कहता हूं कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप खुद भी ईश्वर कितने साधक हैं कि आपको इसी तरीके से हम लोगों का साथ मिले और भगवान आपको और भी आगे आके लेके जाए। और इसके अलावा आपको और भी हमें नया नया करने के लिए हमें आप चुनौतियां देते रहें और काम करने का मौका दें। और उसके बाद जब आपकी इस प्रदेश में एंट्री हुई, आपने उसका खाका बुना, एक एक चीज़ें छोटी छोटी पहलुओं पर आपने काम किए, माइक्रो लेवल पर मैनेज किया। हमारे सारे अधिकारीगण भी उसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हुए, और उसका ही परिणाम है कि हिंडाल्को से लेके, बिरला ग्रुप के हिंडाल्को से लेके बहुत सारी फार्मा कंपनियां, बहुत सारी यान की कंपनियां इस प्रदेश में आने लगी, और हजारों करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट आने लगे, और लाखों लोगों का इस प्रदेश में रोजगार मिला हुआ है। आपका जो खाका है कि समाज में उद्योगपति, उन्नति सिर्फ उद्योगपति की नहीं हो, उद्योग सारे जो नीचे लेवल के लोग हैं उनको भी एक दवाई से लेके पढ़ाई तक का यहाँ पर जो आपने अरेंज कर रखा है, कि चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज या नंद घर से लेके हर चीज़ का आपने, चाहे छोटे बच्चों को खेलने के लिए नंद घर भी आपने बनवाया। ये आपकी व्यापक सोच का एक खाका है, जो प्रधानमंत्री जी खुद भी सोचते हैं कि देश का हर कोना और हर तबका इससे हमसे जुड़ा रहे, और उसको हम प्रगति में और उन्नति में उसको भागीदार हम समझें। आपने टूरिज्म के प्लेटफॉर्म पर और अपने औद्योगिक क्रांति में दमन लाने पर आप उसने देश के नक्शे पर लाके खड़ा कर दिया है। शायद ये और कितना आगे जाएगा ये तो हम तो नहीं बता सकते, मेरे बाद मेरी पीढ़ियां उसको समझेंगी कि ये उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आगे 50 साल तक काम कर सकते हैं। ये जो दमन का इतना बड़ा आप सी फेस देख रहे हैं, हम शायद वर्षों में भी नहीं आते थे। माननीय महोदय, मैं वर्षों में यहाँ 22 साल हो गया मुझे रहते हुए, वर्षों में भी नहीं आता था, और हर वीक में 2 दिन अपनी वाइफ के साथ यहाँ बैठा रहता हूँ। इससे बड़ी उपलब्धि आपको क्या बताऊँ मैं। बातें तो बहुत कहने की है, समय कम है। माननीय मंत्री जी इतना व्यस्त समय में और खुद भी इकोनॉमी में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। कई बार तो सर मैं सुबह इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता हूँ, उससे पहले तो आपके इतने सारे जो सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हूँ उसके पहले तो इकोनॉमी के जो रिव्यू आपके आ जाते हैं, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप इतना सब कुछ इकोनॉमी और कंट्री की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सारे उद्योगपतियों को, सारे सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। बात हो नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की या फिर स्थापित उद्योगों के विकास की, अपने अनुभव, सामर्थ्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने संघ प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई उड़ान दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के बीज मंत्र के साथ दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध तथा संघ प्रदेश की समस्त जनता में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाले माननीय प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल पटेल जी से नम्र निवेदन करते हैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पधारें। મિત્રો પતાવી દો ને, પતી ગયો તો। આજના મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં આપ સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારત સરકારના કેન્દ્રીય મંત્રી, મારા પરમ સ્નેહી भाई श्री पीयूष गोयल जी, विस्तारना लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालू भाई, बहन सोनल बेन, अमृता बेन, निशा जी, भाई श्री राकेश भाई, भाई श्री नवीन भाई
આ કાર્યક્રમનું કેન્દ્ર બિંદુ એવા ઉદ્યોગ ગૃહના સૌ પ્રતિનિધિ મિત્રો, અધિકારી મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો, સમય ઘણો થયો છે. આપણે તો ઘણી વખત મળવાનું થાય છે, વાતો પણ કરીએ છીએ, પણ પિયુષભાઈને સાંભળવા એ પણ એક લાવો છે, એટલે મોટા ભાગનો સમય હું એમને આપવા માંગુ છું. સંક્ષિપ્તમાં વાત કરી લઉં. કદાચ આ દમણના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારનો પહેલો કાર્યક્રમ છે મિત્રો, પહેલો જ કાર્યક્રમ છે મિત્રો. અહીંયા હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે મને અહીંનો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ, એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ આ વિશેની કોઈ વિશેષ માહિતી નહોતી. પણ કોઈ પણ દેશ, રાજ્ય એના વિકાસના જે પેરામીટર્સ છે એમાં એનો કૃષિ વિકાસ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ એ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ પ્રદેશમાં એની ભૌગોલિક સ્થિતિના કારણે કદાચ કૃષિ વિકાસ એટલો નથી, પરંતુ આટલો ટચુકડો સંઘ પ્રદેશ, ખાલી 470 સ્ક્વેર કિલોમીટર, 6-7 લાખની આબાદી, 200 સ્ક્વેર કિલોમીટરનું જંગલ, આ બધી જ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે અહીંયા 7,000 કરતા વધુ ઉદ્યોગ ગૃહ અહીંયા આવેલા છે. આંકડાકીય માહિતીમાં પડતો નથી. અમારા સચિવશ્રીએ આ બધી જ માહિતી પોતાના વક્તવ્યમાં આપી દીધેલી છે. મિત્રો, અહીંયા ટેક્સ હોલિડેના કારણે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગો અહીંયા આકર્ષિત થયા હતા, પરંતુ જીએસટી આવ્યા પછી સમગ્ર દેશમાં આ ટેક્સ હોલિડે ઓલમોસ્ટ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. પણ મિત્રો, તેમ છતાંય આ ટેક્સ હોલિડે સમાપ્ત થયા પછી પણ અહીંયાથી કોઈ જવાનું નામ લેતું નથી. અહીંયા ઉદ્યોગ ગૃહ માટે લોકો ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે આવતા જ રહે છે. એના પણ ચોક્કસ નિશ્ચિત કારણો છે. બાકી એક સમય હતો, ભાઈ શ્રી પવનજીએ કહ્યું, એમને કહ્યું તમે બોલ્યા નથી, ફરક આટલો છે. બાકી શું પરિસ્થિતિ તે તમે બધા જ જાણો છો. સાચી વાત, હા કે ના? આમાંના ઘણા બધા મિત્રોએ એ યાતનાઓ સહન કરેલી છે. યાતના શબ્દ વાપરું છું. મેનેજરો ત્રસ્ત હતા, માલિકો ત્રસ્ત હતા. ક્યાંથી ધમકી મળે એની કોઈ ખાતરી નહીં. મિત્રો, પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સુરક્ષાની ગેરંટી આપી છે. એમના એજન્ટ તરીકે તમને સુરક્ષા મળે એની જવાબદારી અમે સ્વીકાર કર્યો છે, એમના પ્રતિનિધિ તરીકે. અને મિત્રો, એટલે જ આ સંઘ પ્રદેશમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં 1800 જેટલા નવા ઉદ્યોગો, અહીંયા નાના મોટા અહીંયા નવા ઉદ્યોગો આવેલા છે. સરવાળામાં ફરક નથી પડ્યો, કારણ જે લોકોએ ટેક્સ હોલિડેનો લાભ લેવો હતો બિલબુકના આધારે, એવા મિત્રો ગયા છે, એની સામે નવા મિત્રો આવ્યા છે. 50,000 કરતા વધુ લોકોને રોજગાર મળ્યો છે. નિરાંતે આજે ઉદ્યોગગૃહના કોઈ પણ પ્રતિનિધિને એનો માલિક મુંબઈ રહેતો હોય, દિલ્હી રહેતો હોય, ચેન્નઈ હોય, હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ ખૂણે હોય, એને કોઈ પણ પ્રકારનો તણાવ નથી. આ સંઘ પ્રદેશનું આ વાતાવરણ બન્યું છે, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે. એક્સપાન્શન પણ એટલું ઝડપથી થઈ રહ્યું છે. મિત્રો,
આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે આવી રહ્યું છે ત્યારે મારે એક વાતનો ઉલ્લેખ એટલા માટે કરવો છે, માન્ય મંત્રીશ્રી આ વિભાગના જ છે. 15 વર્ષ પહેલા, હું કદાચ 1-2 વર્ષનું આગુ પાછું હશે, હિન્ડાલ્કો બિરલાનું એક યુનિટ ખૂબ મોટા વિસ્તારની અંદર ખૂબ મોટું યુનિટ હતું. હું માન્ય મંત્રીશ્રીના ધ્યાને આ માત્ર એટલા માટે મૂકવા માંગુ છું, સાહેબ ઇન્ડસ્ટ્રીનો માલિક લોક કરીને નીકળી જવું પડ્યું, ઇન્ડસ્ટ્રી બંધ થઈ ગઈ. એ જ ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો, આ હું એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપું છું, આજે 1000 કરોડ રૂપિયાના નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે એમને પોતાનો ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો. આ પરિવર્તન છે સ્થિતિમાં. મિત્રો, અહીંયા જે મોટી સમસ્યા હતી એક્સટોર્શન, અહીંયા સલામતીનો અભાવ હતો. અહીંયા કોઈને પણ એનો સ્ક્રેપ વેચવો હોય તો નક્કી કરેલા માણસો મારફતે જ વેચાય, એ નક્કી કરેલા ભાવથી જ વેચાય. પાણી લેવું હોય તો પણ એના ભાવથી જ લેવું પડે, સિક્યોરિટી પણ એના જે નક્કી કરે એ જ પ્રમાણે લેવી પડે, લેબર સપ્લાયનું કામ પણ એ જ પ્રમાણે થાય, ટ્રાન્સપોર્ટ પણ એ જ પ્રમાણે થાય. ટ્રાન્સપોર્ટ વાળો જે ભાવ માંગે એ જ ભાવે આપવું પડે. શું આશ્ચર્યની વાત છે! મૂડી રોકાણ તમારું અને માલિક એ લોકો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારું અને એનો ભાવ તે લોકો નક્કી કરે. મિત્રો, અમે ઓનલાઈન પોર્ટલ ઉપર સ્ક્રેપ આજે 1,28,000 મેટ્રિક ટન ઓનલાઈન અમે સ્ક્રેપનું વેચાણ કર્યું છે. ટ્રાન્સપોર્ટમાં પણ એ સ્થિતિ છે, ઓનલાઈન વ્યવસ્થા કરી. સિક્યોરિટી સર્વિસીસ માટે એમાં પણ ઓનલાઈન વ્યવસ્થા અમે કરી છે. મિત્રો, આ બધી બાબતો કર્યા પછી અમે અહીંના લેબરની પણ કાળજી રાખીએ છીએ. અહીંનો મારો જે શ્રમિક, કારણ ઉદ્યોગનો આધાર જે છે એમાં શ્રમિકનું યોગદાન પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. અને એટલા માટે જ અમે સ્પર્શ યોજના શરૂ કરી છે કે શ્રમિકોને ઉત્તમ આવાસની વ્યવસ્થા મળે. મિત્રો, મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે, જે ઉદ્યોગગૃહના માલિકો, ઉદ્યોગગૃહો પાસે પર્યાપ્ત માત્રામાં વધારાની કદાચ જમીન હોય તો આ સ્પર્શ યોજનાનો લાભ લઈ લેબર કોલોની બનાવશો તો હું માનું છું આપણે આપણા લેબર માટે ઘણી સારી સુંદર વ્યવસ્થા ઊભી કરી શકીશું. એટલું જ નહીં, ચાહે કન્સ્ટ્રક્શન વર્કર હોય કે ચાહે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેબર હોય, આપણે 5 રૂપિયા અને 10 રૂપિયામાં આ 2 વર્ષમાં કોરોના કાળના કારણે ક્યાંક થોડી અવ્યવસ્થા થઈ છે, નિશ્ચિત કારણો હતા, લોકડાઉન વગેરે વગેરે. 8 લાખ જેટલી ડીસી સર્વિસ આપવામાં, આપણે 8 લાખ પ્લેટ આપણે ભોજન આ શ્રમિકોને આપવામાં પ્રશાસનને સફળતા મળી છે. 8 લાખ લોકો 5 રૂપિયા અને 10 રૂપિયામાં. મિત્રો, આ વ્યવસ્થા સંઘ પ્રદેશે કરી છે. મિત્રો, અહીંયા જે લગભગ 2.5 લાખ જેટલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માઇગ્રેટેડ લેબર્સ છે, સમગ્ર દેશમાંથી પોતાની રોજગાર મેળવવા માટે અહીંયા આવે છે. એમની સુરક્ષાની ચિંતા કરીને પણ પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના કે જેનું પ્રીમિયમ 330 રૂપિયા હોય છે, મારા અધિકારી મિત્રોને પણ હું આ મંચ ઉપરથી ખૂબ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. આ માત્ર 15 દિવસના ટૂંકી શોર્ટ નોટિસમાં એમણે 1 લાખ જેટલા શ્રમિકોને ઇન્સ્યોરન્સમાંથી કવર કર્યા છે. એટલું નહીં, પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના કે જેનું પ્રીમિયમ માત્ર 12 રૂપિયા છે 1 વર્ષનું, એમાં 1,70,000 જેટલા લેબર્સને ઇન્શ્યોર્ડ કર્યા છે. આ અધિકારી મિત્રોની કમિટમેન્ટ, કામ પ્રત્યેની જે નિષ્ઠા છે, આ એનો જીવતો જાગતો પુરાવો છે. મિત્રો, આ સિવાય માન્ય મંત્રીશ્રી જરા હમણાં આવે એટલે મારે એક વિનંતી કરવી છે.
આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આશીર્વાદ, એમનો સ્નેહ, એમની આ પ્રદેશ પ્રત્યેની વિશેષ લાગણીના કારણે મિત્રો અહીંયા શિક્ષણ માટે બધા જ ક્ષેત્રોમાં લગભગ કામ થયું છે. શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, સોશિયલ સેક્ટર હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, તમામ ક્ષેત્રોમાં કામ થયું છે. પરંતુ ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રી અહીં ઉપસ્થિત છે, તો મારું આપને વિનમ્ર વિનંતી છે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિશેષ કૃપા અને આશીર્વાદથી અહીંયા મેડિકલ કોલેજ શરૂ થઈ, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ શરૂ થઈ, ટ્રિપલ આઈટી દીવમાં શરૂ થઈ, નર્સિંગ કોલેજ શરૂ થઈ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એમાં શરૂ થયું, સિલવાસામાં નર્સિંગ કોલેજ થઈ, દમણમાં નર્સિંગ કોલેજ થઈ, પેરામેડિકલ કોલેજ શરૂ થઈ. આ બધું જ અહીંયા થઈ ગયું છે. આપણે ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સાથે આપણે એમની સાથે વાર્તાલાપ ચાલે છે. આપ સૌના આશીર્વાદ હશે તો અહીંયા નેશનલ યુનિવર્સિટીનું એક્સટેન્શન સેન્ટર થઈ અહીંયા એ કોલેજ પણ શરૂ થશે. પણ માન્ય મંત્રીશ્રી જ્યારે અહીં ઉપસ્થિત છે તો હું વિનમ્ર પ્રાર્થના કરું છું, મને અહીંયા ટેક્સટાઇલનું ખૂબ મોટા પ્રમાણે કામ ચાલે છે. અહીંયા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજીની ડિગ્રી કોલેજ મને અહીંયા મળે એવી હું માન્ય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે એમના પોતાના વક્તવ્યમાં અમને આનો લાભ મળે. પ્રધાનમંત્રીશ્રી આ કશું આપવામાં બાકી નથી રાખ્યું. મારા મિત્ર છે, મારી આટલી વિનંતી સ્વીકારશે તો કદાચ આ પ્રદેશના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ખૂબ મોટો લાભ થશે. અને બીજી નાની એક મારી વિનંતી છે, મારું સૂચન પણ છે કે સુરત એ ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની છે. મુંબઈ કે જ્યાં પોતે નિવાસી છે એ દેશની આર્થિક રાજધાની છે. આ બંને આર્થિક રાજધાનીઓની વચ્ચે લગભગ 300 કિલોમીટરનો આખો એક સ્ટ્રેચ છે કે જેમાંથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર પાસ થાય છે, જ્યાંથી બુલેટ ટ્રેન પાસ થવાની છે, જ્યાંથી એક્સપ્રેસ વે પસાર થાય છે, જ્યાંથી નેશનલ હાઈવે પસાર થાય છે, નજીકમાં હજીરા બંદર છે, આ બાજુ બોમ્બેમાં પોર્ટ છે. આ બધી જ સંભાવનાઓ જોઈ અને અમારી પાસે અહીંયા વિપુલ માત્રામાં સંભાવનાઓ છે. આ 300 કિલોમીટરના સ્ટ્રેચને આવનાર દિવસોમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ તરીકે ડેવલપ કરવામાં આવે તો ન ધાર્યું હોય, ન કલ્પ્યું હોય એવો વિકાસ આ વિસ્તારનો થશે. આ મારી વિનંતી સાથે હું મારી વાત પૂરી કરું છું. પિયુષભાઈને સાંભળવા છે એ ખૂબ મોટો લાભો છે. આભાર, ધન્યવાદ. खूब खूब आभार माननीय प्रशासक महोदय आपनो. आपके कर्तृत्व और नेतृत्व से यहाँ का सर्वांगीण विकास संभव बना है और आगे भी होता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य पूर्ति करने में हमारे देश के उद्योगों की अहम भूमिका है. ग्लोबलाइजेशन के इस युग में पिछले कुछ वर्षों में भारत के औद्योगिक विकास ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. PIL स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विकास को नए पंख तो मिले हैं, तो साथ ही स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. भारत के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास में अपना कुशल मार्गदर्शन देने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी विभिन्न योजनाएं, नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करके मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए कटिबद्ध है. सादर आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी को आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए. आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परम मित्र, भाई और जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. ऐसे हमारे यहाँ के बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, और आपने आज वास्तव में मुझे बुला के मुझे धन्य किया, बिकॉज
मुझे ध्यान नहीं था कि इतना परिवर्तन हुआ है गत 6-8 वर्षों में। आज जो मेरा अनुभव रहा है जब से मैं यहाँ पहुंचा हूं और इस कार्यक्रम तक, मेरी कल्पना के बाहर आज मैंने अनुभव किया है यहाँ पे प्रगति को। माननीय श्री लालू भाई पटेल, हम सबके लोकप्रिय सांसद दमन दीव से, सभी यहाँ उपस्थित गणमान्य महानुभाव, बहनें, इंडस्ट्री के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथी और उपस्थित भाई और बहनों, वास्तव में जब प्रफुल्ल भाई ने कहा कि आपको दमन आना है, तो मेरी 2-3 दिन तो यही उनसे लगातार कश्मकश रही कि मैं सुबह आऊंगा और शाम को चले जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जब तक तुम एक रात रुकोगे नहीं दमन में, तब तक आपको दमन क्या चीज है वो समझ नहीं आएगी। और प्रफुल्ल भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आग्रह किया। शायद आपका आग्रह नहीं होता तो मैं रुकता नहीं, लेकिन जो आज मैंने दृश्य देखा, मुझे अभी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मुंबई में जो टहलते हैं मरीन ड्राइव पे, वो वहां छोड़ के यहां पे आना ना शुरू कर दे। और क्वींस नेकलेस भी लगभग 4 किलोमीटर की, आपने 4.5 किलोमीटर तो डेवलप कर दिया, और अगर 6 किलोमीटर और कर दोगे तो हम सब कहां जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और जरा मुंबई का भी ध्यान रखिए, मैं मुंबई से आता हूं, हमको एकदम ही मत पीछे छोड़ दीजिए। पर वास्तव में मैं उन्नति का स्लोगन पढ़ रहा था, डैजलिंग DDD, तो मुझे ध्यान आया कि डैजलिंग दमन, दीव, दादरा नगर हवेली वो तो है ही, लेकिन वास्तव में आपने जिस प्रकार से यहाँ पे विकास के नए कार्य लिए हैं, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया, जिसके कारण हमारा आज उद्योग जगत सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी माता बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जिस बड़ी संख्या में मैंने पर्यटकों को देखा, और मुझे बताया गया कि सालाना लगभग 20 लाख पर्यटक टूरिस्ट के रूप में दमन दीव आते हैं। लगभग सभी यहाँ के निवासियों के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है अच्छे के लिए। तो ये तो डैजलिंग दमन दीव सिर्फ नहीं है, ये कहानी बन गई है दिल मांगे मोर की। अब आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज सब हो गया, तो वास्तव में यहाँ आने के पहले तक तो मैं डामाडोल चल रहा था कि क्या करूँ, ये निफ्ट कैंपस यहाँ पे किस तरीके से चलेगा। स्टूडेंट्स तो सेंट्रली एडमिट होते हैं, कोई जाएगा कि नहीं, ऑप्ट करेगा कि नहीं दमन दीव आने के लिए। पर आज के अनुभव के बाद मुझे स्वयं लगने लगा है कि हमने जाके इसके ऊपर बहुत सीरियसली विचार करना पड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, वो 5F की जो उनकी कल्पना है, जो उन्होंने गुजरात के दिनों से शुरू की थी, अब केंद्र में हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कैसे पूरे क्लस्टर्स ऐसे बने जिसमें पूरी सुविधाएं एक ही जगह पे हो। तो मुझे लगता है आपके यहाँ पे कॉटन तो नजदीक में गुजरात में बनता है बड़े रूप में, जियो टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल तो आपके ही क्षेत्र में कई सारी फैक्ट्रीज हैं, फाइबर की बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ चलती हैं। मुझे बताया गया
कि कपड़ा उद्योग यहाँ का सबसे शायद प्रमुख उद्योग होगा, अगले प्लास्टिक होगा उसके बाद। तो फार्म भी है, फाइबर भी है, फैब्रिक भी यहां बनता है। फॉरेन भी यहां से बहुत माल जाता है। अब वो बीच की कड़ी भरने की आवश्यकता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके से कहां पे हो सकता है, कैसे शुरू करना, किस लेवल तक जाना, इस सब पे गंभीरता से विचार करके आपके साथ चर्चा करके एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों प्लान बनाते हैं जिससे जल्दी शुरू हो। प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि उनको कोई भी चीज आप बोलो साहब 3 साल के बाद कैंपस बनेगा, फिर आपको उसके उद्घाटन के लिए बुलाएंगे, वो उनको जचती नहीं है बात। उनको चाहिए कि सुधार करना है, बदलाव करना है, उन्नति होनी है, तो वो दिखनी चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए। तो आई एश्योर ऑल ऑफ यू इन दिस ऑगस्ट गैदरिंग कि इसके ऊपर हम जल्द से जल्द विचार करेंगे। इमीडिएटली क्या प्लान्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं उसको स्पीडीली इम्प्लीमेंट करेंगे। एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म विजन लेके यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर में जो एक मिसिंग एलिमेंट है उसको भी जल्द से जल्द दमन दीव में लेके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपके वास्तव में जो बीच डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ है बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है टूरिज्म की भी यहाँ पे और संभावनाओं को हम देखें कैसे उसको और आगे लेके जाया जाए, क्योंकि मेरा पक्का मानना है कि अब बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आना चाहते हैं। टूरिस्ट को अब भारत की अलग अलग क्षेत्र की विशेषताएं पूरी दुनिया तक पहुंची हैं। ये इंटरनेट और टेलीविजन के ज़माने में अब लोग बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं अलग अलग क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है और क्या चीज़ें, क्या जगहें अच्छी हैं जहाँ पे हमने जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिस प्रकार की अद्भुत कला है, जो लैंडस्केप आपने डेवलप किया है इस क्षेत्र में, मुझे लगता है कि आपका जो सपना है कि यहाँ का इन सबको जोड़ते हुए यहाँ पर्यटन और लैंड की लिमिटेशन तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से आपने मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीनेशन, उपमा और स्वादिष्ट बिरयानी और स्वादिष्ट पुलाव मिलता है, तो इसलिए बहुत स्पीडीली पैकेज फूड्स की तरफ जा रही है। हाइजीन भी है, फास्ट फूड भी है उसमें, और समय के अभाव में आजकल कई जगह परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, महिलाएं पुरुष सब काम में बिजी हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट भारत में भी है और विदेशों में तो अपार संभावना है। मैं समझता हूं कि हमारे पास गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, दोनों जगह पे किसानी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन किसानों को भी सही मूल्य मिले उसके लिए अगर हम प्रोसेस फूड्स यहाँ पे बना के उसको विदेश में भेजते हैं, देश भर में भेजते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रोजगार भी मिलेगा और आप किसानों की आमदनी को बढ़ाने का भी एक बड़ा पुण्य का काम दादरा नगर हवेली दमन दीव से कर सकेंगे। तो इन क्षेत्रों में हम और नया निवेश लाएं यहाँ पे, उसके लिए आपने जिस समझदारी के साथ ये जो पॉलिसी सबके समक्ष रखी है, मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत सरकार भारत के औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं योजनाएं गिनाऊं
उद्योग जगत के साथ जुड़ी हुई, तो शायद ये कार्यक्रम सुबह ब्रेकफास्ट तक हमें चालू रखना पड़ेगा। पर एक एक कार्यक्रम बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है। अगर मैं दो चार स्कीम्स की बात करना चाहूं तो उसमें प्रमुखतः प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत लगभग 14 सेक्टर्स में 2 लाख करोड़ रुपए और सेमीकंडक्टर और उसके साथ जुड़ी हुई जो पूरी इकोसिस्टम है उसमें 76,000 करोड़, तो यानी दोनों मिला के 2,70,000 करोड़ से अधिक इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ये 14 और 1 सेमीकंडक्टर 15 सेक्टर्स में अगले 5-6 वर्षों में दिए जाएंगे। और इसमें जो उत्साह देखने को मिला है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे अभी सेमाइकॉन हुआ था पीछे दिल्ली में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, फार्मास्यूटिकल एपीआईज और मेडिकल डिवाइसेस का क्षेत्र हो, और ऐसे अन्य अन्य क्षेत्रों को लेके ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफर हुई है, इसमें कल्पना है कि बड़े स्केल पे भारत में प्रोडक्शन हो, जिससे हमारी क्वालिटी सुनिश्चित हो, और अच्छी क्वालिटी नहीं बनेगी तो हम कभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर नहीं बन सकते। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिले, बड़े पैमाने पे बड़े यूनिट्स आते हैं और स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ती है, तो जब ऑर्डर आए तो हम उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। आज मुझे कई बार बताया जाता है कि कोई बड़ी इंटरनेशनल चेन भारत से कोई समझो टेक्सटाइल क्षेत्र में शर्ट्स ऑर्डर करे तो वो चाहते हैं 1 मिलियन पीसेस, 10 लाख पीसेस, और हमारे पास ऐसे बड़ी फैक्ट्रीज ही नहीं है जो बड़े रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जरूरत है उसको पूरी कर सके, तो हम काफी बिजनेस खो देते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ कि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो जो मार्केट का डिमांड भी मीट करे और अफोर्डेबल सस्ता सामान बना सके अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी होगी, वहां स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा होगा। और इसकी छत्र छाया में लाखों की संख्या में एमएसएमई सेक्टर्स को काम मिलेगा, लाखों की संख्या में। एक जब बड़ा फैक्ट्री का निर्माण होता है तो उसके सप्लायर सब एमएसएमई सेक्टर में बड़े रूप में खड़े हो जाते हैं, बड़ी यूनिट में भी रोजगार बनता है और हजारों जो एमएसएमई एक एक यूनिट के साथ जुड़ते हैं उस सब में भी बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण होता है। एश्योर्ड मार्केट मिलती है एमएसएमई को बड़े यूनिट के तहत, और हमारे युवा युवतियों को बड़े रूप में काम करने का साधन मिलता है। और इसी के साथ साथ नई जो सोच है, नई जो इनोवेटिव थिंकिंग है, उसमें हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के तहत जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं गत 6 वर्षों में। जनवरी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का मिशन लॉन्च किया था, और आज भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स है, यानी $1 बिलियन से ज्यादा जिसकी वैल्यूएशन है, 100 से अधिक, और विश्व में सब तीसरे नंबर पे है भारत। 3rd हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स आज भारत में, और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तो आज का आंकड़ा है, पर इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो आधे से अधिक यूनिकॉर्न गत 15-16 महीनों में 1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन पे पहुंची है, आधे से अधिक। और कोविड काल में जब कोविड की इतनी समस्या चल रही थी, ऐसे समय में भारत के हमारे नौजवान
युवा युवतियों ने नई नई खोज, नए नए काम करने का तरीका, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड में फिनटेक, एजुकेशन के क्षेत्र में एडटेक, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एग्रीटेक, हेल्थ से जुड़ी हुई हेल्थ टेक, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से स्टार्टअप हमारे देश में प्रगति कर रहे हैं, आज रजिस्टर्ड लगभग 66,000 स्टार्टअप्स हैं, अनरजिस्टर्ड तो लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं और लाखों हमारे युवा युवतियों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब भारत तेज गति से कर रहा है। 1 मई से यूएई के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और आप सब ने ध्यान दिया होगा कि फास्टेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विश्व के इतिहास में, आज तक विश्व में इतना फास्ट नेगोशिएशन करके 88 दिनों में, 88 डेज में भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रूप में फाइनलाइज किया गया। 1 मई से वो लागू हो गया और उसके तहत लगभग 100% सामान अब भारत से जो यूएई जाएगा, दुबई, शारजा, अबू धाबी, ये सभी 7 एमिरेट्स में, वो सब जीरो ड्यूटी पे जाएगा, 100%। और आप सोचिए उससे कितना बड़ा मार्केट, सिर्फ यूएई नहीं, यूएई एक गेटवे है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए, यूएई गेटवे सीआईएस कंट्रीज के लिए, यूएई गेटवे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम सब ने इसका लाभ अच्छे तरीके से समझा लिया तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारा वहां पे निर्यात बढ़ सकता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल में ही अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दोनों के अगुवाई में, दोनों के आशीर्वाद से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करार हुआ है और उसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने 100% भारत के वस्तुओं को शून्य ड्यूटी देने का निर्णय लिया है, जिसके चलते एक बड़ी मार्केट जहां पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस या बहुत ज्यादा सामान हमारे एक और नजदीकी पड़ोसी देश से जाता था, उसके बदले वो चाहते हैं कि भारत अब ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो गाड़ियां हो, ट्रैक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, खाने के वस्तु हो, केमिकल्स हो, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं ऑस्ट्रेलिया और यूएई दोनों के एफटीए से खुली हैं। आगे चल के हमारी चर्चा चल रही है तेज गति से यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के समूह के साथ, कनाडा के साथ, इजराइल के साथ, और वैसे देखें तो गल्फ की जो सभी देश है यूएई के साथ, जो बाकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के देश हैं, अब वो सब देश भी चाहते हैं भारत के साथ एफटीए करना। हमारी हालत ऐसी है आज के दिन वाणिज्य मंत्रालय में कि सुबह एक के साथ नेगोशिएशन चल रही होती है, शाम को दूसरे के साथ, रात को तैयारियां कर रहे होते हैं अगले दिन के लिए। कोई टीम यूके में बैठी है, कोई टीम कनाडा के साथ चर्चा कर रही है, कोई यूरोपियन देश के मंत्री भारत आए हुए हैं, और
जिस स्पीड पे भारत के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ाने के लिए आज उत्सुक है बाकी देश, जो चाहते हैं कि भारत उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बने। मैं समझता हूं आज औद्योगिक पॉलिसी में सब्सिडी और इंसेंटिव को अभी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब व्यापार और उद्योग अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे विश्व में अपनी छाप बना रहे हैं। विश्व भर में आज भारत के प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव हो गए। भारत के प्रोडक्ट्स स्पर्धा में खरे उतरते हैं और स्पर्धा से हम अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सक्षम है। ये अपने आप में एक नई सोच के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ भारत का उद्योग जगत अब विश्व में अपनी पहचान बना रहे और इसी के तहत हमने देखा गत वर्ष 21-22 में भारत ने ऐतिहासिक बढ़त की अपने निर्यात में और नया इतिहास रचा। हिस्टोरिकल हाई $420 बिलियन का एक्सपोर्ट गुड्स में ऑल टाइम हाई, और सर्विसेज में भी $254 बिलियन, $254 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट हिस्टोरिक हाई। आज के पहले ये दोनों आंकड़े कभी नहीं अचीव हुए और दोनों मिला के जो लगभग 675 करोड़ का 675 करोड़ बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, यानी 50 लाख करोड़ लगभग भारत से एक्सपोर्ट हुआ है गत 12 महीने में। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मार्च में तो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट फॉर द मंथ था $42 बिलियन, यानी लगभग 3 लाख करोड़ के करीब। लेकिन पूरे 12 महीने अप्रैल 21 से मार्च 22 तक हर महीने $30 बिलियन से अधिक एक्सपोर्ट भारत ने किया एवरी मंथ, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है, नया कीर्तिमान। और अप्रैल, हम सब जो उद्योग जगत से जुड़े हैं जानते हैं कि मार्च ईयर एंड होता है, पूरी जोश और ताकत लगा के हम बिजनेस बढ़ाते हैं और उसके बाद अप्रैल थोड़ा ढीला जाता है, कम होता है। ये है ना हम सबका अनुभव। आपको जान के खुशी होगी कि गुड्स एक्सपोर्ट में हमने अप्रैल में, हमने क्या, आप लोगों ने अप्रैल में $38 बिलियन एक्सपोर्ट करके दिखाया, जो अप्रैल महीने के लिए चौंका देने वाला आंकड़ा है और जिसको देख के अब लगता है कि हमें और एम्बिशियस होना पड़ेगा। जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, जब 75 वर्षों की उपलब्धियों पे हम सबको गर्व है, तब साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, वी कैनॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स, हमें समाधान नहीं होना चाहिए, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। वी शुड हैव फायर इन आवर बेली, हमारी जिज्ञासा, हमारा उत्साह इससे बढ़ना चाहिए। और आगे आने वाले 25 वर्ष जो अमृत काल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अमृत काल में 25 वर्ष में हम सबका दायित्व है कि कैसे भारत 3 ट्रिलियन से 5, 5 से 10, 10 से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 25 वर्ष में बने। एक ऐसा इतिहास रचे हम सब मिलके जो दुनिया ने कभी देखा नहीं हो। एक नया इतिहास रचे हम सब मिलके, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे बड़ा छोटा उद्योग चलाए, कोई उद्यमी हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई नया उद्योजक एंटरप्रेन्योर हो, हमारे कामगार भाई बहन, हमारे व्यापारी, हमारे अधिकारी, हम सब मिलके, और राजनीतिज्ञ भी, हम सब मिलके एक साथ ये प्रतिज्ञा लें कि जब तक भारत एक विकसित देश नहीं बनता,
जब तक भारत में एक भी व्यक्ति अच्छे घर में ना रहे, अच्छी कमाई ना करे, अच्छा भविष्य अपने बच्चों को ना दे पाए, ऐसा एक भी व्यक्ति हमें नहीं चुनना है। भारत के हर व्यक्ति के घर में एक उत्साह हो, नया उत्साह हो, अच्छी शिक्षा पहुंचे, अच्छा कौशल विकास पहुंचे, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो। अब बिजली तो हर घर तक पहुंचाई दी है मोदी जी ने, अब पेयजल भी हर घर तक नल से जल कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के तहत तेज गति से देश भर में पहुंच रहे हैं। आपके यहां तो शायद 100% घरों तक ये काम पूरा भी हो गया है। बिजली पहुंचा दी, पानी पहुंचा रहे हैं, 3 करोड़ से अधिक पक्के घर हमारे गरीब भाई बहनों को मिले हैं। मैं पीछे एक कार्यक्रम में आज बता रहा था, इन सब बड़े बड़े कार्यक्रम के बावजूद मेरा फेवरेट अगर कोई कार्यक्रम पूछे जिससे मुझे सबसे ज्यादा समाधान लगता है और जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद करता हूं, वो है हर घर को इज्जत घर देने का कार्यक्रम, एक शौचालय देने का कार्यक्रम। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 65-67 सालों तक आजादी के बाद सरकारें आई, नेता आए, प्रधानमंत्री आए, बड़े बड़े अरसे तक कुछ पार्टियों ने राज भी किया, लेकिन कभी किसी को ये नहीं ध्यान आया कि हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियां के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उनकी डिग्निटी को, उनके आत्मसम्मान के ऊपर क्या ठेस पहुंच रही है कि उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़े, सूर्योदय के पहले सुबह सुबह निकल के जाना पड़े। मुझे लगता है इससे घिनौनी कोई बात नहीं हो सकती कि हम सब भी इसमें शामिल हैं। हम सबकी भी आयु हो गई, हम सब ने भी ये देखा है, हिंदी पिक्चरों में देखते थे, इस पे गाने लिखे जाते थे, पर किसके ध्यान में नहीं आया कि इसका समाधान करना है, इसको बंद करना है। ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही था जिनके दिल में तड़प थी हमारी माता बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जिनको बेटियों का दर्द समझ में आता था, क्योंकि वो स्वयं एक गरीब परिवार में पैदा हुए, स्वयं एक छोटे रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने अपना बचपन बिताया। जिस परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिस कठिनाइयों से उन्होंने अपने साथ सभी बच्चों की स्थिति देखी, जो उनके बचपन के अनुभव थे, उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी उनके दिल में, उनके मस्तक में, कि उन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। और पहले गुजरात में 12 वर्ष, अब केंद्र में 8 वर्ष, जो 20 वर्ष उनका प्रशासनिक जीवन रहा, जिसमें उनको मौका मिला जनता को, देश को अपनी नई सोच का अनुभव दिलाने का, अपनी नई ऊर्जा, नए तरीके के काम करने से देश को जो लाभ पहुंचाया, मैं समझता हूं उनकी दूरदृष्टिता थी कि उन्होंने समझा जब तक भारत स्वच्छ नहीं होगा, जब तक हमारी माता बहनों की इज्जत नहीं होगी, जब तक हमारी बेटियों को पढ़ा लिखा के हम उनको बचाएंगे नहीं, बड़ा नहीं करेंगे, समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब तक हम हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचाएंगे, जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बदलेगा, जब तक कौशल विकास गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगा, हर घर को बिजली चाहिए, हर स्कूल में शौचालय होना चाहिए, माता बहनों को 400 सिगरेट हर रोज
खाना बनाने के बीच अपने बदन में लेना पड़े, कोयले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, कच्चे चूल्हे पे सामान बनाना, उससे निजात दिलाना, सबको कुकिंग सिलेंडर की सुविधा, कुकिंग गैस का कनेक्शन पहुंचाना। कोविड आया, महामारी के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं पे चिंता करना और देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना। कोई गरीब को भूखा ना सोना पड़े, कोई चूल्हा ऐसा ना हो जो रात को ना जले, उसको सुनिश्चित करने के लिए 3.5 लाख करोड़ अधिक देना, जिससे 80 करोड़ हमारे देश के गरीब निम्न मध्यम वर्ग लोगों को जो पहले अनाज मिलता था फूड सिक्योरिटी के तहत, उसको लगभग 2 गुना कर देना और 25 महीने तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अधिक देना, यानी 1000 लाख टन अनाज मुफ्त में गरीबों के बीच बांटना। मैं समझता हूं ऐसा संवेदनशील नेतृत्व भारत ने कभी पहले देखा नहीं था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आज उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी इस नई सोच जो इस देश को एक विकसित देश बनाने की सोच है, इस देश को हर दृष्टिकोण से तेज गति से प्रगति और उन्नति की तरफ लेके जाने वाली उनकी सोच है। उस सोच में हम सबको भी साझा भागीदारी देने का एक अवसर मिला है, चाहे हम राजनीतिज्ञ हो, चाहे आप प्रशासन में अधिकारी हो, चाहे आप उद्योग जगत से जुड़े हो, चाहे हमारे नागरिक जो अलग अलग व्यापार करते हो, मजदूरी करते हो, छोटा ठेला चलाते हो, छोटी दुकान चलाते हो, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम आजादी की लड़ाई में तो शायद हम में से कोई लड़ नहीं पाया, हमारी उतनी आयु नहीं है, लेकिन इस देश के निर्माण के काम में, इस देश की उन्नति में हमारा योगदान देने से कौन रोकता है। और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि हम सब मिलके अगले 25 वर्ष जो डिफाइनिंग मोमेंट है भारत के भविष्य के, जिस 25 वर्ष में दुनिया देख रही है भारत कहां जाएगा, जिस अगले 25 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं बनाई हैं, चाहे वो पारदर्शी सरकारी कामकाज हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, डिक्रिमिनलाइजेशन हो, कानूनों का सरलीकरण हो, व्यापार करने का, बैंकों को मजबूत बनाना, ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थापित करना, कानून व्यवस्था में हर एक को सुरक्षित महसूस कराना और पूरे समाज को साथ लेकर, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर, खास तौर पे जो अंतिम छोर पे बैठे हैं, जो अंतिम छोर पे जो वंचित पीड़ित रहे हैं वर्षों वर्षों तक, जिन्होंने विकास नहीं देखा, उनके जीवन स्तर को भी बढ़ाना। और इसमें हम सबकी साझे भागीदारी, आखिर उद्योग जगत, ये हमारे वेल्थ क्रिएटर्स अगर वेल्थ नहीं क्रिएट करेंगे, नौकरी के लिए साधन नहीं खड़े करेंगे, फैक्ट्रियां नहीं खड़े करेंगे, तो देश की प्रगति कैसे होगी। पहली बार इस देश में एक नेता है जिसने उद्योग को भी सम्मान दिया, वेल्थ क्रिएटर्स को एक रिस्पेक्ट कि आपके कारण देश तेज गति से प्रगति कर रहा है। और मैं समझता हूं दमन दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, ये सब जीता जागता उदाहरण है इस नई सोच का। जिस तरीके से यहां उद्योग बढ़ रहा है, पनप रहा है, जिस तरीके से यहां से निर्यात बढ़ रहा है, जिस तरीके से नया उद्योग यहां आना चाहता है, ये सब अच्छे संकेत हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इनवाइटिंग है,
यहाँ की व्यवस्थाएं पारदर्शी और ईमानदार बन गई हैं। वो पुराने जमाने का जो अनुभव आप कह रहे थे वो सब इतिहास में चला गया। और मैं बधाई दूंगा प्रफुल्ल भाई को, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे बहुत ही मजबूत तरीके से व्यवस्थाएं सुधारी हैं और आप सबके लिए जीवन और व्यापार सरल किया है। इसी तरीके से हम सब मिलकर काम करें। दार्जिलिंग डीडीडी का भविष्य उज्जवल है, इसमें मुझे कोई दो संदेह नहीं है, लेकिन इस उज्जवल भविष्य में हम सब भी शामिल हो, हम सब भी उसका लाभ लें। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्नति और प्रगति आप सबके जीवन में आए, आप सबके काम में आए, इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपके बहुमूल्य, ऊर्जावान, प्रेरणावान वक्तव्य के लिए। नई संभावनाओं की ओर आपने हम सबका ध्यान आकर्षित किया है और नए भारत के निर्माण में हमारा योगदान हो, इस संकल्प को आपने आज नई मजबूती प्रदान की है। फिर एक बार आपका धन्यवाद। और अब पूरी वाइब्रेंसी के साथ ये एग्जीबिशन सफल हो। दमन की धरती पर पहली बार ही माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी पधारे हैं और यहाँ पर हमें उनके सादगी और आत्मीयता और संवेदनशीलता का दर्शन होता है। माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि यहाँ पर से उनका जो सम्मान हुआ और सम्मान में दी गई किसी भी भेंट का वे स्वीकार कभी नहीं करते। हाँ, हमारी भावनाओं का सहृदय स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी प्रतिकृति, स्मृति चिन्ह या भेंट उनको प्रदान किए गए वे सब उन्होंने यहाँ पर ही रखने के लिए कहा है। आपकी इस सादगी के लिए हम आपको नमन करते हैं। 16 तारीख तक चलने वाला ये इंडस्ट्रियल एक्सपो मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक नया ग्रोथ प्लेटफॉर्म साबित होगा। आप सभी जानते ही होंगे कि 50% डिस्काउंट है और कई युवा एंटरप्रेन्योर्स अपनी सक्सेस स्टोरी भी यहाँ लेकर पधारेंगे। तो साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और जॉब मेला से ये उन्नति इंडस्ट्रियल एक्सपो अपनी पूरी वाइब्रेंसी के साथ सफल हो, इसी मनोकामना के साथ इस शुभारंभ समारोह के मंच कार्यक्रम का हम आपकी अनुमति से समापन करते हैं और तहे दिल से आपका ऋण स्वीकार करते हैं कि आप यहाँ पर पधारे और आपके प्रेरणात्मक शब्दों से हमें मार्गदर्शित किया। साथ ही हम ऋण स्वीकार करते हैं माननीय प्रशासक महोदय, जिनके प्रयासों से ये एक्सपो और समस्त प्रदेश दार्जिलिंग बना है। साथ ही हम माननीय सांसद श्री और यहाँ पर पधारे आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आजादी का ये अमृत काल औद्योगिक विकास के साथ देश की आर्थिक उन्नति का अमृत काल बने, यही सोच के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।